Hello dear student, how are you all? I hope you doing well. So student, your chapter name is कहाँ कब और कैसे. Your chapter is first, class 7. Let's start it. भारतीय उपमहाद्वीप. सो बच्चों, आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करेंगे. ओके बच्चों, भारतीय महाद्वीप का विस्तार दक्षिण एशिया के एक बड़े भाग पर फैला हुआ है. हिमालय पर्वत श्रेणी उसकी उत्तरी सीमा बनाती है. इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है. तो बच्चों, उस जो हमारा दक्षिण एशिया का एक बड़ा भाग है जो हम बहुत फैला हुआ है, वो हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तरी सीमा जो है बनाती है. उसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जिसकी दो भुजाएं हैं, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी. उसकी दो भुजाएं हैं. ये दोनों जल राशियां भारतीय प्रायद्वीप के क्रमश दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में विस्तृत हैं. प्राचीन काल से ही भारत एक विशिष्ट भौगोलिक तथा भू राजनीतिक इकाई रहा है. वस्तुत बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान तथा श्रीलंका भौगोलिक इकाइयां हैं जिन्हें उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है. ठीक है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है या फिर दी जाती है. अंग्रेजों ने भारत के विशाल आकार तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी थी. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का एक चित्र. ठीक है, ये हमारे भारत का चित्र है. यहाँ है मध्य पूर्व. ठीक है, यहाँ है पाकिस्तान, एशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. ठीक है, आई होप आप इस चित्र के जरिए, पिक्चर के जरिए आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे. यहाँ है नामकरण. ओके सो बच्चों, नामकरण में है भारत तथा इंडिया. अंग्रेजी रूपांतरण अंतर्राष्ट्रीय नाम शब्दों की ऐतिहासिक जुड़े हुए बहुत गहरी है. आर्यों ने सिंधु नदी की घाटी के स्थित सिंधु प्रदेश पर अधिकार कर लिया था. इस प्रदेश को सप्त सैंधव, 7 नदियों का देश नाम दिया. ठीक है, यहाँ पर सप्त सैंधव का मतलब था बच्चों 7 नदियों का नाम दिया गया वहाँ पर. ठीक है, आर्यों ने अपनी प्रभुत्व सत्ता को क्रमश गंगा, यमुना, दोहराव की ओर विस्तृत करते हुए उसे ब्रह्म ऋषि देश नाम दिया. ओके कालांतर में हिमालय तथा विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित संपूर्ण प्रदेश को आर्यव्रत नाम दिया गया. इसके पश्चात आर्यों ने दक्षिण की ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किया. राइट, जिसे दक्षिणा पथ कहा गया था. पुराणों में वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति की भूमि को भारत कहा गया. इसके नाम के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं. ओके मार्कंडेय पुराण सबसे पहले है बच्चों. मार्कंडेय पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार मनु की वंशावली में ऋषभ के पुत्र भारत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा. भरत के नाम पर देश का नाम भी भारत पड़ा. ओके क्लियर है बच्चों. आगे है, किंतु वायु पुराण के एक अन्य प्रसंग में भरत को राजा दुष्यंत का पुत्र बताया गया है, जिसके नाम पर देश भरत कहलाया. ऐसा भी माना जाता है कि सप्त सदैव प्रदेश में आर्यों के 5 समुदाय अनु, त्रिशु, भरत, द्रेहु तथा यदु निवास करते थे, जिनमें से प्रथम समुदाय भारत ने देश के एक बड़े भाग पर नियंत्रण कर लिया था. इसलिए देश का नाम भरतवर्ष पड़ा. पारसी लोग से का उच्चारण है के रूप में करते हैं, अतः उन्होंने सिंधु देश को हिंदू कहा था. सिंधु के परवर्ती प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दिया. यूनानी लोग सिंधु को इंडस कहते थे तथा इस देश को उन्होंने इंडिया कहा, जो भारत का अंग्रेजी रूपांतरण है. हमारे संविधान तथा विदेशों में भी भारत के लिए इंडिया ही प्रचलित है. ओके वैदिक युग के भारत का क्षेत्राधिकार वर्तमान में पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक तथा उत्तर में नेपाल एवं तिब्बत से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था. देश को 5 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया है. जो हमारा देश था, जो वह देश था दक्षिण में तमिलनाडु जो फैला हुआ है, देश को 5 प्रमुख देशों में यानी प्रदेशों में बांटा हुआ है. कौन कौन से हैं वो बच्चों, आइए एक बार अच्छे से नजर डाल लेते हैं. ओके
वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिण पाकिस्तान। ओके, सेकंड है उदच्य, उदच्य में है वर्तमान अफगानिस्तान एवं उत्तरी पाकिस्तान। मध्य देश में है वर्तमान पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिम प्राच्य में है वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम तथा उड़ीसा, ओडिशा एवं फिफ्थ दक्षिणापथ में है वर्तमान दक्षिण भारत। म्यांमार को तब ब्रह्म प्रदेश कहा जाता था। ओके, अब यहाँ देखेंगे बच्चों महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल 1500 ईस्वी पूर्व में भारत में 16 जनपद मत्स्य, बजिज, मलल, अंग, मगध, काशी, कौशल, बतस, चेदी, कुरु, अवंती, अस्मक, पांचाल, सुरेसेन, सुरसेन, गांधार तथा कंबोज थे, जो बुद्ध के समय में भी विद्यमान थे। ओके, यहाँ ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी का भारत, यहाँ पर जो बच्चों पिक्चर शो हो रही है वो है ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी का भारत। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देवगिरी है, के यादव है, एलोरा, गालखेद, बारगल, कल्याणी, चालुक्य, काकताई, पठक्कल, बादामी, एहोल, होयसल, हेलीबिड, कांची, देवार समुद्र, चौल, मुद्रे, पांड्य, बेलोर, बैरगी, महालीपुरम, मालखेदी, बंगाल की खाड़ी, हेलविड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार महाद्वीप समूह भारत। ठीक है, यहाँ है हमारा लास्ट में श्रीलंका और हिंद महासागर। क्लियर है, आगे देखते हैं बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार, सिंध तथा पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाते हुए उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को एक राजनीतिक छत्र के नीचे लाने का महान कार्य किया। सम्राट अशोक के समय में मौर्य समाज शिखर पर पहुंच गया था, जिसके अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान, संपूर्ण भारत, वर्तमान असम, उत्तरी कर्नाटक एवं दक्षिणी पश्चिम चेन्नई के कुछ क्षेत्र, जिन पर इतिहासकार एकमत नहीं है, सम्मिलित थे। गुप्त काल आप देख पा रहे हैं, गुप्त काल 350 ईस्वी में एक अन्य महान साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर मध्य में नर्मदा तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। मुगल सम्राट अकबर 1556 अब क्या है 1605 ईस्वी ने संपूर्ण उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। तो बच्चों ये जो सन है वो कितना है 1556 एवं 1605 तक ईस्वी तक। ओके, ब्रिटिश काल में म्यांमार तथा श्रीलंका भी 1937 यानी 1937 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ओके, भारतीय इतिहास में मध्य युग की काल विधि, ठीक है, कालाविधि। विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को सामान्यतः 3 प्रमुख कालों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। उनमें से प्रत्येक काल अथवा युग का समय अनेक शताब्दियों तक रहा है, किंतु एक निश्चित युग की अवधि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न मिलती है। उदाहरणार्थ यूरोप के मध्य युग का प्रारंभ ईसा की 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जो 14वीं शताब्दी तक जारी रहा, किंतु भारत में मध्य युग का प्रारंभ ईसा के 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ तथा 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। भारत में 8वीं शताब्दी में अनेक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए तथा मध्य युग का अंत मुगलों के पतन के साथ हुआ। भारत में मध्य युग के प्राय 2 भागों में बांटा जाता है, 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूर्व मध्य युग तथा 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का उत्तर मध्य युग। ओके, मध्य युग में हुए प्रमुख विकास, यानी कि मध्य युग में जो प्रमुख विकास हुए थे उनमें कौन कौन से थे। इस युग में मध्य युग का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। इस युग में संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः अब हम इस युग से अधिक परिचित हैं। भारत के अधिकांश प्रादेशिक भाषाएं इसी काल में विकसित हुई हैं बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। इस युग में भोजन तथा वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ, देश का आर्थिक विकास भी बहुत हुआ, कृषि तथा व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार हुआ। अनेक देशों ने भारत की
आर्थिक संपन्नता से आकर्षित होकर उसके साथ प्रत्यक्ष व्यापार संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ओके बच्चों, इस अवधि में हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृतियों के विशिष्ट तत्वों के सम्मिश्रण से भारतीय संस्कृति विकसित हुई। यह संस्कृति सीमांकन कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, चित्रकला आदि में दिखाई देता है। पॉइंट 7 है, भक्ति एवं सूफी संतों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों की सारंगीकृत व्याख्या प्रस्तुत की। इससे आपसी तालमेल तथा सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। नंबर 8 है, समाज में स्त्रियों के साथ स्थान तथा स्तर में कमी आई। नंबर 9 है, नवीन धर्मों दीन इलाही तथा सिख धर्म के अतिरिक्त हमारे अनेक धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं आदि इसी काल में विकसित हुई। ओके, इतिहास के स्रोत अब हम देखेंगे बच्चों। इतिहास के स्रोत, हमारे इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? मध्य युग का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने वाले इतिहास के स्रोतों में 2 वर्गों में उसे बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है बच्चों? साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्य स्रोत प्रारंभ में लेखन कार्य ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों का पर किया जाता था। 13वीं शताब्दी से लेखन के लिए कागज का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। इस युग के साहित्य के स्रोतों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है। यहाँ आप देखेंगे कि आत्मकथाएं या फिर संस्मरण, बाबर तथा जहांगीर के स्मरण उनकी आत्मकथा के रूप में लिखे गए हैं। अब यहाँ देखेंगे आप विदेशी यात्रियों तथा इतिहासकारों के विवरण। विदेशी यात्री तथा इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने समकालीन भारतीय इतिहास, भूगोल, दर्शन, खगोल विद्या आदि के विविध विवरण लिखे। मिनहाज ई सिराज ने 13वीं शताब्दी के इस्लामी शासकों तथा भारतीय सुल्तानों का इतिहास लिखा। जियाउद्दीन बर्री ने 14वीं शताब्दी के समय मुस्लिम शासकों के विविध विवरण प्रस्तुत किए। तुगलक ने 13वीं शताब्दी में तुगलकनामा लिखा था। ओके बच्चों, अब यहाँ देखेंगे कुछ साहित्य है। ठीक है, साहित्य में बाण भट्ट का हर्षचरित, दंडी का दश कुमार चरित, कल्हड़ का राजनीति गृहिणी, ठीक है, राजत त्रंगिणी और बिल्हड़ का क्या है विक्रमांक देव चरित, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, क्षेमेंद्र का कुमार पाल चरित आदि महान साहित्य रचनाएं होने के साथ ऐतिहासिक कृतियां भी हैं। ओके, जीवन कथाएं तथा या फिर स्मरण। ठीक है, जीवन कथाएं और उनके स्मरण। अनेक विद्वानों तथा लेखकों ने विभिन्न शासकों के जीवन तथा राजवंशों के वृत्तांत वर्ण लिखे। उदाहरणार्थ कल्हड़ 12वीं शताब्दी ने राजगिरणी लिखी, जो कश्मीर के शासकों का इतिहास है। क्षेमेंद्र द्वारा रचित कुमार पालीचरित तथा चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो भी मध्ययुगीन ऐतिहासिक रचनाएं हैं। अबुल फजल द्वारा रचित अकबर नामा अकबर की जीवन कथा है बच्चों, जो अकबर के जीवन तथा शासनकाल का विवरण प्रस्तुत करती है। उपयुक्त के अतिरिक्त विशाल लौकिक साहित्य भी रचना हुई, जिसमें नाट्य शास्त्र, चिकित्सा, शब्दकोश, व्याकरण, धर्म, गद्य, कथा आदि पर ग्रंथ सम्मिलित है। पुरातात्विक स्रोतों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम सिक्के बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हैं सिक्के, आप देख पा रहे हैं, ये देश भर में अत्यधिक संख्या में मिले हैं। सिक्के भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं बच्चों। इनसे तत्कालीन आर्थिक दशाओं की भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा विज्ञान भी कहते हैं। अब है बच्चों शिलालेख। शिलालेख से हमें विविध प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये शिलालेख ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे, ठीक है, अथवा पत्रों व शिल्पाओं पर उत्कीर्ण होते थे। ऐसे शिलालेख अनेक गांवों तथा मंदिरों में प्राप्त हुए। शिलालेखों के अध्ययन को शिलालेख विद्या कहा जाता है, जिससे हमें पूर्व मध्य युग के विषय में बहुत जानकारी मिलती है। ये शिलालेख महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी तिथियों, शासकों
के गुणों तथा उपलब्धियों, उनकी कला तथा प्रशासन के विधियों में विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं बच्चों। अब यहाँ पर है बच्चों स्मारक, मंदिर, किले एवं महल। ओके, मध्ययुगीन शासकों ने उनके स्मारक, मस्जिद, मंदिर, किले अथवा महल बनवाए। स्मारकों में चित्तौड़ का विजय स्तंभ, दिल्ली के निकट महरौली में कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा और दिल्ली का लाल किला आदि प्रसिद्ध हैं। किलों में लाल किला दिल्ली, तुलकाबाद का पुराना किला, आगरा का किला, ग्वालियर का किला, चित्तौड़ का किला आदि तथा महलों में जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर आदि के महल उल्लेखनीय हैं बच्चों। विभिन्न शासकों ने विभिन्न शैलियों में अनेक मंदिर भी बनवाए। कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो बृहदेश्वर मंदिर और तंजौर कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर तट मंदिर, मामलपुर, महालिमपुर तथा काचिमपुर के अनेक मंदिरें मध्य युगीन मंदिरों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब बच्चों आइए हम स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा बच्चों, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं भूटान मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की रचना करते हैं बच्चों। क्लियर है। प्राचीन में भारत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। क्लियर। आर्यों ने सिंधु बेसिन पर अधिकार किया तथा उसे सप्त सैंधव नाम दिया। कालांतर में वे गंगा घाटी की ओर विस्थापित हुए तथा संपूर्ण भूमि को उन्होंने आर्यवर्त नाम दिया। क्लियर है। पारसी लोग सिंधु को हिंदू तथा उसके पार स्थित देश की हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है। यूनानी ने इस भूमि को इंड्स कहा। ओके। वैदिक काल के राजा भरत के नाम पर भारत नाम प्रसिद्ध हुआ। क्लियर है। मध्य युग के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो तत्कालीन भारतीयों के धर्म, संस्कृति, भोजन, वस्त्र, राजनीतिक, आर्थिक दशाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। क्लियर है बच्चों। ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातत्व तथा साहित्यिक स्रोत सम्मिलित हैं। क्लियर है। महल, स्मारक, मंदिर, मीनारें, स्तंभ, किले, मस्जिद, शिलालेख, सिक्के आदि इतिहास के पुरातत्व स्रोत हैं, जबकि आत्मकथाएं, जीवन वृत्तांत, स्मरण वृत्तांत, विदेशी यात्रियों के विवरण आदि इतिहास के साहित्य स्रोत कहे जाते हैं। क्लियर है बच्चों। ये था आपका चैप्टर जो हमने बहुत अच्छे से क्लियरली ढंग से आपको डिटेल किया। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। सो बच्चों क्लास यहीं ऑफ होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।